हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट नंबर 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 2 है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबीडी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन ISO 9000 एंड ISO 14000। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बताना है। जो सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट था उसे डिस्कवर किया था मोटोरोला ने 1970s में। सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट का काम क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसे बनाने का जो भी हमारा प्रोसेस है उसके अंदर डिफेक्ट जो भी हैं, क्या क्या कमी रह गई है, उन्हें आइडेंटिफाई करना और उन्हें हटाना, ये काम होता है सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट का। इसमें होता क्या है, एलिमिनेट करता है हमारे वेस्ट को। जो भी प्रोडक्ट में कुछ कमी आ रही थी, प्रोसेस में कुछ दिक्कत होने की वजह से, उसे वेस्ट को ये निकाल देता है। मिस्टेक जो भी हमारी हुई है उन्हें हटा देता है, रीवर्क, फिर से हमें वर्क नहीं करना पड़ता। इंक्रीज़ करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। इंक्रीज़ कर देता है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट भी बढ़ा देता है। फिर है सिक्स सिग्मा मेथड्स। जो सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कमी जो रह गई है उसे आइडेंटिफाई करना, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना और उसे कैसे हमें सही करना है, उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं सिक्स सिग्मा मेथड्स। DMAIC मेथड और DMADV मेथड। DMAIC मेथड के अंदर डिफाइन, मेज़र, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल आ जाते हैं। और DMADV के अंदर आ जाते हैं डिफाइन, मेज़र, एनालाइज, डिज़ाइन और वेरीफाई। DMAIC एक्सप्लेनेशन में इसमें सबसे पहले हो जाता है डिफ़ाइन। डिफ़ाइन में क्या होता है, हमें कंपनी को ये जानना होता है कि उसके जो कस्टमर हैं उनकी नीड क्या है, कौन सा प्रोडक्ट उन्हें चाहिए है और प्रोडक्ट में कैसी क्वालिटी उन्हें चाहिए है, कितने कॉस्ट में उन्हें चाहिए है, क्या क्या उसके कैरेक्टर्स होने चाहिए, ये हमें जानना होता है सबसे पहले। यहाँ पे जो दूसरा स्टेप होता है मेज़र। मेज़र में क्या होता है, जो कंपनी है वो सारा डेटा कलेक्ट करती है और ये देखती है कि हमारा प्रोसेस इस टाइम कहाँ पे होना चाहिए था और अभी कहाँ पर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद होता है एनालाइजेशन। एनालाइज में क्या होता है, कंपनी मेज़र के बाद ये पता लगाती है कि अगर हमारा प्रोसेस पीछे है जितना स्टैंडर्ड प्रोसीजर में होना चाहिए था, तो उसके लिए हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे अपने प्रोसेस के अंदर, जिससे हम एक क्रिटिकल क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकें। उसके बाद होता है इम्प्रूवमेंट। जब हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर कमी पता चल गई कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है, क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने हैं, उसके बाद हम उन इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोसेस के अंदर और उन इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा स्टेप होता है इम्प्रूव। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल, लास्ट स्टेप जो होता है। इसमें क्या होता है, जो भी हमने मेजर्स या जो भी इम्प्रूवमेंट्स हमने इम्प्लीमेंट करे हैं अपने प्रोडक्ट के प्रोसेस के अंदर, उन सब के लिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं ताकि ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं ये मेंटेन रहें, इनमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए आगे चल के। एक साइकिल होती है PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक, एक्ट। फिर उसके बाद आ जाता है DMAIC कॉन्सेप्ट के बाद DMADV एक्सप्लेनेशन। जो DMADV मेथड होता है इसे हम एक और नाम से जानते हैं DFSS, डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा। इसके 5 फेजेस होते हैं, डिज़ाइन, मेज़र, एनालाइज और होता है डिफ़ाइन। डिफ़ाइन होता है सबसे पहले, जो 4D है ये है डिज़ाइन, और लास्ट में हो जाता है वेरीफाई। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम अपने गोल्स जानते हैं कि हमें कैसा प्रोडक्ट बनाना है, कैसी क्वालिटी रखनी है उसकी, कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग, कस्टमर की जैसे डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम अपने गोल्स क्लियर करेंगे सबसे पहले। फिर मेज़र होता है, उसमें ये चेक करते हैं कि हमारा प्रोसेस कहाँ पे है, कहाँ होना चाहिए था। उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं हम CTQs, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर क्रिटिकल टू क्वालिटी। जो एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट में कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हैं, उसे इवेलुएट करते हैं और उसमें से बेस्ट डिज़ाइन हम सेलेक्ट करते हैं। फिर है स्टैटिस्टिकल व्यू ऑफ सिक्स सिग्मा। यहाँ एक ग्राफ होता है, इसमें हम चेक करते हैं कि डेविएशन -1 से +1 पॉइंट के बीच में कितना आई, और -2 से +2 के बीच में कितनी आई, और -3 से +3 के बीच में कितनी आई।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम बताएंगे क्यूबीडी के बारे में, क्वालिटी बाय डिज़ाइन। जब भी हम कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है उस प्रोडक्ट को बनाने का, वो हमें पता होना चाहिए। प्रोडक्ट और प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, हमें सारी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रोसीजर को फॉलो करके हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। प्रोडक्ट जो है हमारा वो कौन सी कैटेगरी का रहेगा, क्या क्या उसके यूजेस होंगे, क्या बेनिफिट्स रहेंगे, ये सब हमें पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके क्यूबीडी के, टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। इंश्योर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस नॉलेज गेन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इससे हमें नॉलेज मिल जाती है प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों के बारे में। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं क्यूबीडी के, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग हमें अच्छे समझ हो जाती है। लेस बैच फेलियर, बैच फेलियर कम होते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसके हमें सारे प्रोसेस की जानकारी है, तो हम अच्छा प्रोडक्ट ही बनाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ चेंज, अगर हमें कुछ चेंज करना है अपने डोसेज फॉर्म में तो उसे हम अच्छे से कर सकते हैं अगर हमें प्रोसेस की सही से समझ है तो। कॉस्ट सेविंग, कोई लॉस नहीं होता तो पैसे भी बचते हैं। रिस्क बेस्ड अप्रोच, फिर आ जाता है स्टेप्स इन क्यूबीडी। टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट, फिर आ जाता है लिंक एमएएस एंड पीपीज टू CQAS, डिज़ाइन स्पेस, इस्टेब्लिश कंट्रोल स्ट्रेटजी और रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले आ जाते हैं एलिमेंट्स में, जो क्यूबीडी के एलिमेंट्स होते हैं QTPP, क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो हमारे प्रोडक्ट की पूरी समरी बता देंगे, उसे पूरा एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। जैसे डोसेज फॉर्म, सॉलिड है लिक्विड है क्या है, स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है उसके अंदर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरली लेना है, पेरेंटल लेना है, आईवी, रिलीज़ कितनी देर तक वो रिलीज़ होगा और क्या सस्टेन रिलीज़ है या डिलेड रिलीज़ है, इमीडिएट रिलीज़ है। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी क्या है, किस काम के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं। सेकंड एलिमेंट है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड प्रोसेस पैरामीटर, जो हमारा प्रोसेस पैरामीटर होता है वो हमारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे भी इम्पैक्ट डालता है, इसीलिए जो हमारे प्रोसेस पैरामीटर है उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ताकि एक अच्छी क्वालिटी का हम प्रोडक्ट बना सकें। फिर आ जाता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में क्या है, रिस्क असेसमेंट में हमें ये जानना होता है हमारे प्रोडक्ट बनाने से पहले ही कि हमारे प्रोडक्ट बनाते वक्त हमसे क्या क्या कुछ गलती, कहाँ चांसेस हैं कि कुछ मिस्टेक हो पाएँ और उन मिस्टेकों की वजह से हमारे क्या क्या हार्म हो सकता है, हमारे प्रोडक्ट को क्या क्या हमें लॉस हो सकता है, वो सब हमें पहले ही जानना पड़ता है। फिर है फोर्थ प्रोसेस पैरामीटर, फोर्थ एलिमेंट प्रोसेस पैरामीटर, हमने पहले भी पढ़ा, इसका इम्पैक्ट होता है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट पे, तो इसीलिए हम इसे अच्छे से मॉनिटर करते हैं ताकि एक अच्छा क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट मिले। प्रोसेस पैरामीटर के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आ जाते हैं, टेम्परेचर, पीएच, कूलिंग रेट, ये सब। फिर आ जाता है डिज़ाइन स्पेस, फिर है डिज़ाइन स्पेस, इसमें हमें सारे इनपुट वेरिएबल्स और जो हमारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, प्रोसेस में जो जो पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, पीएच, उन सब के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें हम मॉनिटर करेंगे ताकि एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बने और हम उसकी क्वालिटी एश्योर कर सकें कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट ही है। जो सिक्स्थ एलिमेंट है वो है कंट्रोल स्ट्रेटजी, उसमें क्या क्या होता है, इनपुट मटेरियल्स होते हैं जैसे ड्रग और एक्सीपिएंट्स, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस और जो यूनिट ऑपरेशन जो हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर आ जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इसमें यह है कि जो कंपनी है उसे जब तक हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में रहेगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहने चाहिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुपीरियर बनाने के लिए। थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंपनीज हैव अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। फिर आता है सिग्निफिकेंस, इसका क्या होता है क्यूबीडी का, क्यूबीडी इंश्योर करता है प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वालिटी कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, विथ इफेक्टिव कंट्रोल स्ट्रेटजी,
अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे भी हम कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिस्क बेस्ड अप्रोच होता है एक। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ISO 9000 एंड ISO 14000। तो सबसे पहले ISO 9000 के बारे में जान लेते हैं। सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय ISO। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमें कुछ प्रोसीजर दिए जाते हैं, गाइडलाइंस दी जाती हैं ISO के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO 9000 होता क्या है? इसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसके थ्रू हम एक सुपीरियर क्वालिटी का क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम अपनी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डेवलप कर सकते हैं, ताकि एक सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट हम मार्केट में दे पाएँ, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा पाएँ। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ISO 9000 का? ताकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है, हमारे जो मटेरियल्स हैं उनकी, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अच्छी हो सके, और क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए। टोटल क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को हम कंट्रोल भी कर सकें, और कॉन्फिडेंस हम कस्टमर को प्रोवाइड करा सकें। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? इंक्रीज़ करता है ये मार्केटेबिलिटी, डिक्रीज़ करता है प्रोसेस एक्सपेंसेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी रिस्क कम करता है, वेस्ट कम करता है, सेफ्टी बढ़ाता है, और इंटरनल कम्युनिकेशन, हमारे जो कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन है उसके जो वर्कर्स हैं उनके बीच में, उसे अच्छा करता है। लिमिटेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है। दूसरा, हमें ISO जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। एम्प्लॉय बाय इन। फिर है कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, कंपटीशन मार्केट में ज़्यादा होता है। फिर है ISO 9000 सीरीज़ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कि जो ISO 9000 सीरीज़ के हमारे जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो क्या क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। पहला है कस्टमर फोकस, लीडरशिप, इंगेजमेंट ऑफ पीपल और प्रोसेस अप्रोच, इम्प्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। स्टेप्स क्या क्या होते हैं अगर हमें ISO 9000 का सर्टिफिकेशन चाहिए है तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने आप को? तो सबसे पहले जो भी हमारा प्रपोज़ल है उसे हम भेजते हैं टेक्निकल कमेटी के पास। उसके बाद क्या होता है, जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, एक ड्राफ्ट बनाते हैं। फिर ड्राफ्ट बनाने के बाद उसे टेक्निकल कमेटी के साथ और ISO CS के साथ उधर शेयर कर देते हैं सबके साथ। फिर ड्राफ्ट शेयर किया जाता है ISO के नेशनल मेंबर्स जो हैं उनके साथ। ISO के जो भी सारे मेंबर्स हैं, फाइनल ड्राफ्ट उनके साथ शेयर किया जाता है। फिर ISO के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ISO 14000, इसमें क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करे जाते हैं ISO के द्वारा, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। कुछ भी जो हार्मफुल केमिकल्स हमारे इंडस्ट्रीज़ में से निकल रहे हैं उससे इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकें, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद इन हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। हेल्प टू मीट द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, हाँ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके जो चैलेंज हैं उसमें रोक सकें, उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें ताकि वो ना हो। एडवांटेजेस क्या होते हैं ISO 14000 के? एक मोर एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव ऑपरेशन प्रोवाइड कराता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है, ऑडिट मतलब इंस्पेक्शन कम करता है, मार्केटिंग बढ़ाता है, प्रॉफिट बढ़ाता है, वेस्ट कम करता है, कंपनी में प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय का मोटिवेशन, उनके बीच में एक इंटरनल पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।